नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। मुर्गी पालन व्यवसाय को कम पूंजी और थोड़ी सी मेहनत लगाकर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप भी बैकयार्ड मुर्गी पालन को शुरू करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको मुर्गी की प्रतापधन नस्ल का पालन करना लाभकारी है। तो आप किस प्रकार से करें मुर्गी की प्रतापधन नस्ल का पालन और यह किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है, चलिए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बांसवाड़ा के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर HR बुगालिया से। प्रतापधन महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 2012 में एक 3 ब्रीड का क्रॉस करके ब्रीड निकाली थी, जिसमें पेरेंटल जो था लोकल जर्मप्ला देसी नेटिव, जिसका हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया मेवाड़ी के नाम से। इसको हमने आधार माना है। फिर इसका क्रॉस करवाया हमने सिंथेटिक कलर ब्रोलर फीमेल लाइन केरी से निकली हुई थी। उन दोनों का देसी और मेवाड़ी और इसका दोनों को क्रॉस करवाया, उससे आया F1 मेल। उसका हमने क्रॉस कराया रोड आइलैंड रेड, आइलैंड की ब्रीड है, उससे क्रॉस करवाया। तो उससे जो निकला ये प्रतापधन। प्रतापधन की इस मुर्गी की अनेक विशेषताएं भी हैं, जैसे ये मुर्गी ग्रामीण क्षेत्र में घर के आंगन में आसानी से पाली जा सकती है। इसके बहुरंगी होने के कारण ग्रामीण मुर्गी पालकों को ये बहुत पसंद है। साथ ही लंबी टांगे व पंख मजबूत होने के कारण शत्रुओं से बचाव करने में सहायक है। प्रतापधन मुर्गी के अंडों का रंग देशी अंडों जैसे हल्का भूरा है तथा मुर्गियों में अंडे सेने की क्षमता भी ज्यादा है। प्रतापधन नस्ल की वृद्धि दर भी अन्य नस्लों की अपेक्षा अधिक है। ये चूजे हैं अभी 20 दिन के। तो किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर प्रतापधन के बच्चे पालते हैं तो ये अभी जो अप्रैल मई का टाइम है, ये सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि ये सर्दी जब स्टार्ट होगी अक्टूबर में ये चूजे अंडे देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसान भाई अगर अंडे खरीद के पालना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी ब्रीडिंग के लिए ब्रूडर तैयार करने के लिए किसान अपने जहाँ रख रहा है वहाँ बिल्कुल सफाई करके उसमें लिटर बिछानी है 1 इंच तक। लिटर आपके पास जो अवेलेबल साधन है, जैसे राइस आस का है या फिर गेहूं का भूसा, ये आप बिछा सकते हो। और उसके बाद में 1 दिन का चूजा लाते हैं तो उसको क्या कृत्रिम तापमान देना पड़ता है। इसके लिए आप अपने यहाँ जो लोकल बल्ब लगा सकते हैं 100 वाट के, एक जैसे ये एरिया है इसमें 5-6 बल्ब लगा के आप इसको कृत्रिम तापमान दे सकते हो। फिर जिस दिन आप चूजे लेके आते हो उस दिन, क्योंकि चूजे आप दूर से ट्रांसपोर्ट करते हो, तो पहले दिन जब लाते हो तब उसमें थोड़ा सा 20 ग्राम के आसपास गुड़ मिला के और टेट्रासाइक्लिन दवाई 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर आप डाल के उनको 3 दिन तक ये पिलानी है आपको। उसके बाद में फर्स्ट दिन में 2 टीके इसमें जो लगते हैं वो वहाँ से लगा के देते हैं। फिर इसके बाद में 14वें दिन इसमें आपको एक टीका लगाना है गैम्बरो का। उसके बाद में 28 तारीख को आपको रानीखेत का इसमें लासोटा का वैक्सीन करना है। और उसके बाद में आपको 32वें दिन पे इस पर वैक्सीन करना है अपने फाउल पॉक्स का। इनिशियल एज में जो वैक्सीन लगते हैं वो लगा के कर सकते हो। घर के आसपास जाकर किचन के अवशिष्ट, कीड़े मकोड़े, बीज, खरपतवार आदि खाकर अपना पोषण कर लेते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए इन्हें कुछ अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए इन चूजों को मक्का, गेहूं, जौ, चावल व 3 से 4 ग्राम मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े भी दिए जाने चाहिए, जिससे चूजों में कैल्शियम की कमी न हो सके। चूजों को 6 सप्ताह तक संतुलित एवं पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। और ये आप देख रहे हो, इनको ये जो बर्तन है मॉडिफाइड, इनमें दाना आप खिला सकते हो ताकि दाने का वेस्ट नहीं होगा और बच्चों को बराबर दाना भी मिलेगा। अब ये आपके जो है अक्टूबर के अंदर अंडों पे आ जाएगी। तो ये प्रतापधन की जो मुर्गी है साल के 150 से 160 अंडे देती है कि प्रतापधन के। तो चूजों की कॉस्ट और दाने की कॉस्ट और उसके रखरखाव और दवाइयों का खर्चा देखते हैं तो हम 6,500 से 7,000 रुपये के आसपास उसके इन्वेस्ट है। और जब बेचता है तो ये 20 से 22,000 रुपये के आसपास बिकेगा आपको सारा अंडे और मुर्गे मिला के। तो इस प्रकार से अच्छी आमदनी कमा सकता है। 15 से 17,000 रुपये तक किसान बचा सकता है। जो लैंडलेस है, मार्जिनल है, जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं है, वो भी आराम से इस धंधे को कर सकते हैं। प्रतापधन है, इसको पसंद भी अच्छा कर रहे हैं, इसका खाने में टेस्ट भी अच्छा है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और अपनी आजीविका का आधार बना रहे हैं। ये अब मुर्गियाँ आपको कहाँ मिलेगी? 1 दिन के चूजे वो आपको या तो उदयपुर में
महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की पोल्ट्री फार्म है वहाँ मिलेगा, या फिर 6 वीक का लेना चाहते हो 6 सप्ताह के, तो वो बांसवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र पे भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। 6 सप्ताह के चूजे की हम देते हैं 130 रुपये का, उदयपुर में 1 दिन का मिलेगा वो 35 रुपये का मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से आप लाके पाल सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गर्मी में खेत गहरी जुताई 2-3 वर्षों में एक बार आप जरूर करवाएं। गहरी जुताई करने से अधिक खर्च जरूर आएगा, लेकिन उससे अधिक आपको कई फायदे भी मिलेंगे। तो आइए गहरी जुताई की तकनीक और इसके लाभों के बारे में जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को डीप प्लाविंग यानी कि गहरी जुताई के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों की पूरी खेती ज़मीन की तैयारी पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी ज़मीन की तैयारी होती है उतनी ही अच्छी उनका फसल का उपज होता है। रबी फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष खेत में पड़े रह जाते हैं। जैसे ही हम मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करते हैं तो फसल अवशेष मृदा में दब जाते हैं तथा विघटित होकर काले भूरे रंग का ह्यूमस बनाते हैं, जो कि मृदा की भौतिक संरचना में सुधार करता है तथा मृदा में सूक्ष्म जीवों एवं पौधों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। तो जैसा कि पंजाब हरियाणा के कंपैरिजन में जो हम बैलें होती हैं वो उतनी पावरफुल नहीं होती, या कहिए कि उनका बॉडी वेट उतना नहीं होता ताकि वो उतना ज़्यादा बल खींच सके और गहरी जुताई कर सके। या फिर जो देसी हल हमारे किसान भाई यूज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 से 4 इंच तक नीचे तक ही जुताई कर सकते हैं। इससे कि जो खरपतवार की जड़ें हैं वो पूरी तरह से खत्म या नष्ट नहीं हो पाती है और अपना समय आने पर फिर से उपज होकर के हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाती है, और जिससे कि हमारा उपज जो है वो काफ़ी हद तक नीचे चला जाता है। तो आइए हम कुछ जानते हैं कि डीप प्लॉइंग कब करें और कैसे करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब गर्मी बढ़ रही है, तो ये समय का शुरू का महीना ये सबसे उपयुक्त समय है डीप प्लाविंग या कि गहरी जुताई करने का। इससे क्या होता है कि इसमें होता है कि आप जो नॉर्मल जुताई है उसमें हार्डली 8 इंच के अंदर ही आप जुताई कर सकते हैं, लेकिन डीप प्लाविंग में आप 12 इंचों तक जुताई कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि कई तरह के मोल्ड बोर्ड प्लाव, रोटावेटर, कल्टीवेटर का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम डीप प्लाविंग कैसे करें। तो इसके लिए आप किसान भाई के पास कल्टीवेटर होता है, मोल्ड बोर्ड प्लाव होता है और ये रोटावेटर नाम की यंत्रें रहती हैं। लेकिन अगर हम इसे कुछ ऐसी पद्धति पर करें जैसे कि पहले हम रोटावेटर या मोल्ड बोर्ड प्लाव से न करके अगर हम कल्टीवेटर से करें जिसकी क्षमता 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और रोटावेटर की क्षमता 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और मोल्ड बोर्ड प्लाव की क्षमता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अगर पहले हम कल्टीवेटर चला लें अपने ज़मीन में और उसके बाद हम मोल्ड बोर्ड प्लाव चलाएं तो उसका जो दर है वो 4 से बढ़कर 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए, और अगर उसके बाद हम रोटावेटर चलाएं तो ये और भी आसानी से हमारे ज़मीन को बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में लेवल कर देगी, जिससे कि हम जो फसल लगाएंगे उसमें पौधे से पौधे की दूरी हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और जो भी हमारा कीड़े मकोड़े जो लगेंगे उनका जो अटैक होगा वो हमें आसानी से दिख जाएगा। और जो सिंचाई करने में हमें परेशानी होती है मतलब उबड़ खाबड़ ज़मीन होने के कारण अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी होती है, अगर समतल ज़मीन में आराम से लेवल हो जाए तो वो भी हम बहुत अच्छे तरह से कर पाते हैं। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने पर 1 वर्षीय खरपतवारों के कंद एवं राइजोम मृदा के जड़ क्षेत्र से ऊपर आ जाते हैं, जो कड़ी धूप के प्रभाव से अपनी जीवन क्षमता को खो बैठते हैं और अगली फसल में खरपतवारों की समस्या से निजात मिल जाता है।
डीप प्लाविंग करने से जो खरपतवार हैं, उनके जो जड़ें हैं, सेकेंडरी और टर्शरी जड़, वो सब के सब समाप्त हो जाती हैं। ये है कीड़े मकोड़े के जो अंडे हैं वो ज़मीन के बहुत अंदर तक ही रह जाते हैं और वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो ये समय ऐसा है कि जब आप 8 से 10 इंच की नीचे की ज़मीन को जुताई करके ऊपर की ओर पलट देते हैं, तो इससे जो धूप, सूर्य का जो तब तक किरण है, उससे सारे के सारे इनोकुलेंट्स जो हैं, हमारे जो कीड़े मकोड़े की इनोकुलेंट्स है, सीड हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो जो गहरी जुताई है, गहरी जुताई करके आप जो मिट्टी जनित बीमारियां हैं उससे आप निजात बहुत पूरी तरह से पा सकते हैं। गहरी जुताई करते हैं तो जो मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, चूँकि हम 8 से 10 मीटर अंदर से मिट्टी को पलटते हैं, तो जो भी हम मतलब अच्छे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मिट्टी के, वो उसमें बढ़ जाते हैं और जो इस वजह से जो मिट्टी का मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो जल रखने की क्षमता है मिट्टी की, वो बहुत ही बढ़ जाती है। तो किसान भाई, अगर आप एक बार डीप प्लाविंग कर लेते हैं अपने ज़मीन में, तो आने वाले 4 सालों तक इसका फ़ायदा आप आसानी से ले सकते हैं। और जैसे जैसे बताई गई विधियों से अगर आप डीप प्लाविंग करें तो निश्चित तौर से 15 से 20% अपने उपज में आप बढ़ोतरी देखेंगे। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। औषधि के रूप में तुलसी का प्रयोग काफी देखने में आता है और प्रदेश के जो किसान भाई इस समय इसकी खेती करना चाहते हैं तो वह इस फसल से आगे चलकर अच्छी क्वालिटी की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इसकी खेती करते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर परविंदर कौर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, तुलसी में बबुई तुलसी जिसकी वैरायटी है सिम सौम्या, वो सबसे ज़्यादा किसान भाइयों के लिए लाभकारी है। इसके लिए गर्म जलवायु बेस्ट है और जो इसकी भूमि होगी वो जिसमें पानी बहुत ज़्यादा रुकता है वो भूमि ना हो, समतल भूमि हो और भुरभुरी हो इसकी मिट्टी। तुलसी का पौधा खास औषधीय महत्व वाला होता है। इसके जड़, तना, पत्ती समेत सभी भाग उपयोगी होते हैं। यही कारण है कि इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। मौजूदा वक्त में इसे तमाम मर्जों के घरेलू नुस्खों के साथ ही साथ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और एलोपैथी की तमाम दवाओं में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी पत्तियों में चमकीला वाष्पशील तेल पाया जाता है जो कीड़ों और बैक्टीरिया के खिलाफ काफी कारगर होता है। किसान भाइयों, तुलसी की खेती के लिए पहले नर्सरी पौध तैयार की जाती है, जिसके लिए उपयुक्त समय मई और जून का माह होता है। 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए नर्सरी में 500 से 800 ग्राम बीज की जरूरत होती है और 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए 40 से 50 वर्ग मीटर एरिया में नर्सरी डाली जाती है। और इसमें 1 हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम सीड की आवश्यकता होती है। नर्सरी तैयार करने के लिए जून के महीने में आप रेस्ड बेड बना के, भूमि से थोड़ी सी ऊंचाई में रेस्ड बेड बना के उसके ऊपर 500 ग्राम सीड 1 हेक्टेयर के लिए आप पूरे में फैला दीजिए। फिर उसको भुरभुरी मिट्टी से आप उसके ऊपर से ढक दीजिए और हल्का सा उसको मॉइस्ट कर दीजिए और चारों तरफ आप थोड़ा सा गड्ढे नुमा बना के उसमें पानी भर दीजिए और उसके पूरे चारों साइड में, मतलब पूरी आउटलाइनिंग में इसके आप जो चींटियाँ ले जाती हैं सीड को, उसके का पाउडर डाल दीजिए ताकि आप चींटियाँ वो सीड को ना ले जा सके बाहर। तो वो जब 6 से 7 इंच की हो जाएंगी 25 से 30 दिन में, तब आप उसको रोपाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के खेत की तैयारी करने के लिए इसमें 40 kg पोटाश, 40 kg फास्फोरस की आवश्यकता होती है और इसमें 80 kg 3 बार नाइट्रोजन, आप इसमें 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोजन को अलग अलग बार। उसके बाद फिर इसको आखिरी जुताई में ये आप सब मिक्स करके आप इसकी जुताई कर दीजिए। उसके बाद फिर लाइन टू लाइन मैंने आपको बताया इसकी स्पेसिंग 40 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 30 सेंटीमीटर में आप इसको रोपाई कर सकते हैं। रोपाई, पहली बात तो रोपाई जो होगी वो हमेशा दोपहर के बाद ही करिएगा। दोपहर से पहले अगर करेंगे तो पौधे बहुत जल्दी मुरझा जाएंगे क्योंकि उस टाइम धूप बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें रोपाई करने के बाद पानी दे दीजिए। एक सिंचाई की आवश्यकता तुरंत प्लांटिंग करने के बाद होगी। उसके बाद फिर जो इसकी सिंचाई है वो आवश्यकता अनुसार करनी है। बहुत ज़्यादा इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ये बारिश का मौसम उस टाइम आ जाएगा। फसल 3 माह में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 200 कुंतल हरे भाग का उत्पादन होता है जिसे छाये में सुखाकर तेल आसवन विधि से निकाला जाता है। 200 कुंतल हरे भाग से
100 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है। आमदनी तेल की क्वालिटी और किसान की समझदारी पर निर्भर होती है। तेल का बाजार भाव लगभग 80,000 से 90,000 रुपए प्रति कुंतल इस समय है। तुलसी की खेती में लागत लगभग 30,000 रुपए पर हेक्टेयर आती है और इसका मुनाफा लगभग 80,000 से 90,000 पर हेक्टेयर मुनाफा हो जाता है इसका। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मलिकपुर जिला पाली के मुकेश कुमार ने। आपने पशुओं के लिए मिनरल मिश्रण खिलाने पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में खनिज लवण की क्या ज़रूरत है। डेयरी पशुओं के खान पान में खनिज लवण उतना ही ज़रूरी है जितना उसके लिए हरा चारा ज़रूरी है, जितना पशु के लिए सूखा चारा ज़रूरी है। दुधारू पशुओं के प्रजनन और दूध उत्पादन के लिए ऊर्जा और प्रोटीन के अतिरिक्त खनिज तत्वों का विशेष महत्व है, लेकिन अधिकांश किसान भाई जानकारी के अभाव में अपने पशुओं को खनिज लवण कम खिलाते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की समस्याएं देखने में आती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पशुओं के लिए आवश्यक खनिज लवण के बारे में, जो इस प्रकार से है। खनिज लवण, जैसे नाम ही इसका है कि ये खनिजों से हमें प्राप्त होते हैं। पशुओं की आवश्यकता के अनुसार 2 तरह के खनिज लवण पाए जाते हैं। एक तो है वृद्ध तत्व और एक है सूक्ष्म तत्व। वृद्ध तत्व में मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहता हूँ कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन, ये ऐसे तत्व हैं। और सूक्ष्म में लोहा, तांबा, जस्ता, ऐसे 14 तरह के खनिज लवण हैं जो पशुओं के लिए बहुत काम के हैं और दिनों दिन इनकी आवश्यकता पशु आहार में बढ़ती जा रही है। पशुपालक भाइयों, पशुओं को हरे चारे दाने के साथ साथ खनिज लवण खिलाने से पशुओं का स्वास्थ्य उत्तम रहने के साथ साथ दूध उत्पादन भी अधिक मिलता है। तो आइए जानते हैं पशुओं में मुख्य एवं सूक्ष्म खनिज लवण के महत्व एवं उपयोगिता के बारे में। तो आज आवश्यकता है कि पशु चारे के साथ साथ हम पशु के आहार में खनिज लवण भी भोट डालें। मैं यहाँ कहना चाहूँगा किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, कि ये खनिज लवण तत्व पशु के लिए एक वरदान है। ये पशु की हर क्रिया में काम आते हैं। पाचन की बात करें तो सोडियम और क्लोरीन, जिसको हम नमक कह रहे हैं, दोनों को मिला के नमक बनता है, पशुओं के पाचन में काम आता है। जिंक है, मैग्नीशियम है, ये ऐसे तत्व हैं जो पशु के जो भी खा पी रहा है उसकी पाचकता को बढ़ाते हैं। कोई ना कोई खनिज तत्व किसी न किसी पशु शरीर की क्रिया से जुड़ा हुआ है। कैल्शियम, फास्फोरस की हम बात करें, ये पशु के हड्डियां बनाने का काम करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। जो दूध देने वाले पशु हैं उनका दूध बनाने में भी कैल्शियम का रोल है। दूसरा जो फायदा है खनिज तत्वों का वो ये है कि ये खून बनाने में भी मदद करता है। आयरन, जिसको हम लोहा कह रहे हैं, ये खून बनाने में मदद कर रहा है। कॉपर, कोबाल्ट, ये भी खून बनाने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक खनिज तत्व का जो 14 आवश्यक तत्व हैं, जिनको हमने वृद्ध और सूक्ष्म तत्वों में डिवाइड कर रखा है, वो पशुओं के हर प्रक्रिया में काम है। एक सबसे बड़ी बात है कि जब पशु ब्याता है, पशु पाली में आता है, पशु गर्भ धारण करता है, इनमें भी इन खनिज तत्वों का बहुत रोल है। और ये देखा गया है कि पशुओं का पाली में ना आना, एनिस्ट्रस की जो कंडीशन है, उनमें अगर मिनरल मिक्सचर समय पर दिया जाता रहे तो पशु जो है समय पर पाली में आता है, समय पर गर्भ धारण करता है, जो बच्चा पैदा होता है, बछड़ा पैदा होता है, बछड़ी पैदा होती है, वो भी स्वस्थ पैदा होता है। तो इस प्रकार से इन खनिज तत्वों का पशुओं के शरीर में हर तरह से ये उपयोगी हैं। किसान भाई अपने पशुओं को कब और कितनी मात्रा में प्रतिदिन खनिज लवण खिलाएं, जिससे पशु स्वस्थ रहते हुए उत्पादक बना रहे और डेयरी व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे, वो इस प्रकार से है।
किसान भाइयों को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि पशु आहार में हरे चारे और सूखे चारे और दाने के साथ उसको खनिज तत्व भी प्रदान करें। अब बात यह आती है कि खनिज तत्व किसान भाई कहाँ से लें। तो आजकल बाजार में भी बहुत सारे तरह के खनिज तत्व मिल रहे हैं। हमें बहुत अच्छे क्वालिटी वाले पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल खनिज लवण आते हैं, जो प्लेन, क्योंकि हमने अभी तक पशुओं को जो है कुछ भी नहीं दिया है, तो अगर हम सिंपल मिनरल मिक्सचर जिसको हम कह रहे हैं वो भी अगर पशु को देते हैं तो पशु के उसका उत्पादन में, उसके स्वास्थ्य में, उसकी रख रखाव में हमें फ़ायदा मिलता है। इसका एक सिंपल सा तरीका है कि 2% की दर से पशु को जो है खनिज लवण प्रत्येक दिन मिलना चाहिए। अगर मैं बड़े पशुओं की बात करूं, गाय भैंस की बात करूं, तो 30 से 50 ग्राम खनिज लवण उसके अगर दाने या बांटे में मिलाकर पशुओं को दिया जा रहा है तो पशु हमारा उत्पादक होगा, स्वस्थ होगा और पशुओं का जो लागत है उसमें भी हमारे कमी आएगी। पशु अगर हमारा उत्पादक होगा तो पशुपालक को भी फायदा मिलेगा। मैं यहाँ पर किसान भाइयों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि आजकल खनिज लवणों की ईंट भी बाज़ार में उपलब्ध है। ये ईंट जो है पशु के जो थान है, जो उसका जहाँ उसको बाटा खिलाया जाता है उसमें रख दी जाती है और पशु की जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से पशु उसको चाटता रहता है। तो ये जो कंटिन्यूस जो है पशु को जो है खनिज लवण मिल रहे हैं वो उसके शरीर में फ़ायदा पहुँचाते हैं और उसके उत्पादन में सहायक होते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मृदा में संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग करें और ले फसलों से अधिक उपज। गुलाब की खेती से कमा सकते हैं मोटा मुनाफा। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।